तो ये सारी चीज़ें इस कहानी में है, इन्वेस्टिगेशन से लेके जो क्राइम हुआ, जिस तरीके से हुआ, जो साजिश रची गई और उसकी जड़ में जो था। उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य, जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी, सबसे ज़्यादा क्राइम भी यहीं होता है, क्योंकि आबादी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है एफआईआर की तादाद भी ज़्यादा होगी। तो उत्तर प्रदेश में एक इलाका है अमरोहा, बहुत ही मशहूर जगह है ये अमरोहा। कमाल अमरोही आपने नाम सुना होगा, जो बहुत ही मशहूर डायरेक्टर, बहुत बड़े डायरेक्टर, वो इसी अमरोहा के रहने वाले। और भी कई नामचीन हस्तियाँ इस अमरोहा से बाहर निकली हैं। तो इसी अमरोहा में एक गांव है बावन खेड़ी, और बावन खेड़ी के इस गांव में एक परिवार रहता था, और उस परिवार की एक बेटी थी जिसका नाम था शबनम। अच्छा खासा अमीर परिवार। शबनम के वालिद स्कूल में टीचर, पढ़े लिखे, और शबनम, उसके 2 भाई, माँ बाप, ये सब साथ रहते थे। शबनम ने डबल एमए किया और स्कूल में बाकायदा वो भी टीचर बनी और बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती थी। और कॉलेज में जो लोग उसको जानते थे कि कॉलेज में बहुत अच्छी थी, पढ़ने में तेज़ थी। इवन जो उसके साथी कुछ स्टूडेंट थे, उन लोगों की उसने मदद की, कई जो गरीब थे उनके फ़ीस भी भरती थी। तो उसका एक अलग इमेज था शबनम का। तब उम्र होगी 24 साल। फिर कॉलेज छोड़ने के बाद शबनम स्कूल की पढ़ाई में लग गई, बच्चों को पढ़ाने लगी। इसी दौरान उसी बावन खेड़ी गांव के एक लड़के से, जिसका नाम सलीम था, शबनम को प्यार हो जाता है। अब शबनम और सलीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क घर वालों की नज़र में। शबनम जो है एक अच्छे घर से, पढ़ी लिखी फैमिली से, अमीर फैमिली से, और सलीम जो है वो 5वीं पास, छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करने वाला, चलाने वाला। तो जब घर वालों को इन दोनों के रिश्ते की जानकारी मिली तो उन्होंने इस पर एतराज़ जताया और शबनम और सलीम की शादी के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी राय दी और इस रिश्ते के भी ख़िलाफ़ हो गए। लेकिन प्यार अंधा होता है। शबनम और सलीम ने पूरे घर वालों की, रिश्तेदारों की, समाज की परवाह नहीं की और अपने रिश्ते को परवान चढ़ाते गए और ये कोशिश करते रहे कि घर वाले शायद उनके रिश्ते को मान लें और कल को शादी हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। घर वालों ने क्लियर बता दिया था कि ये रिश्ता मंजूर नहीं उन्हें। घर वाले ख़िलाफ़, इधर सलीम और शबनम दोनों मानने को तैयार नहीं। इसी दौरान 14 अप्रैल 2008 की एक रात आती है। ये वो रात है जो न सिर्फ अमरोहा बल्कि बावन खेड़ी गांव के लोग, आज करीब 11 साल हो गए, वो भूलते नहीं हैं। न सिर्फ भूलते नहीं हैं बल्कि इन 11 सालों में इस गांव के आसपास जो लोग रहते हैं और इस गांव में जो लोग रहते हैं, या फिर कभी किसी माँ बाप ने अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखा इन 11 सालों में, सिर्फ इसे एक रात की कहानी की वजह से। 14 अप्रैल 2008 की रात थी। अचानक एक पड़ोसी जो है वो पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि उसके सामने जो ठीक घर है, उस घर में कई लाशें पड़ी हुई हैं। फ़ोन सुनते ही पुलिस की टीम, वहाँ हसनपुर थाना लगता है, पुलिस की टीम आती है। जब पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। घर के अंदर 7 लाशें पड़ी हुई थी। शबनम के माँ की, शबनम के बाप की, शबनम के दोनों भाइयों की, शबनम के एक भाभी की, एक उसकी मौसी की बेटी की, और एक 7 महीने का बच्चा था जो भतीजा था शबनम का, उसकी लाश। सभी के ऊपर चोट के निशान, कुल्हाड़ी से उन्हें मारा गया था। और एक तरफ बैठकर शबनम बेतहाशा रो रही है, पागलों की तरह। जाहिर सी बात है कि घर के 7 लोगों की मौत हुई है तो उस घर की इकलौती जो जिंदा बची लड़की है, उसकी हालत क्या होगी। तो हर एक को उसके साथ हमदर्दी थी। पुलिस लाश उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब हालत ऐसी नहीं थी कि ज़्यादा पूछताछ करें, लेकिन जो शुरुआती मजबूरी थी पुलिस की, तो पूछा। तो शबनम ने बताया कि वो छत पे थी और छत से कुछ लोग आए, कुछ चोर टाइप के, और छत से घर में दाखिल हुए और उन्होंने पूरे घर वाले को मार डाला।
और कुल्हाड़ी के निशान भी थे लाशों पे। अब जाहिर सी बात है कि 7-7 लोगों के कत्ल हुआ एक ही फैमिली में और उस घर की इकलौती चिराग शबनम बचती है, तो पुलिस के लिए शक करने की कोई वजह नहीं होती है। पुलिस बाकी अपना काम शुरू कर देती है। अगला दिन जब होता है, ये बात जब पूरे इलाके में फैलती है तो हर तरफ गुस्सा और गम दोनों था। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, धरना प्रदर्शन होता है कानून के ख़िलाफ़, पुलिस के ख़िलाफ़, सरकार के ख़िलाफ़, कि मतलब इस तरह का एक वारदात इतना बड़ा, एक घर में 4 लोगों को मार देते हैं, 7 लोगों को, तो ये कुछ कैसे। बात लखनऊ तक जाती है। यूपी की मुख्यमंत्री तब मायावती थी। मीडिया में खबर आती है, मायावती खुद पहुंचती हैं गांव, फैमिली से मिलती हैं और वहीं खड़े होकर फिर वो ये कहती हैं कि 5 लाख रुपए ख़ानदान की इकलौती जो बेटी बची है शबनम, उसको देंगे। और वो अपने सारे हमदर्दी जताने के बाद लखनऊ लौट जाती हैं। इधर लोगों का गुस्सा है, उनके आने के बाद जो वहाँ के एसएचओ थे उनको भी सज़ा के तौर पे उनका ट्रांसफ़र हो जाता है और एक दूसरे पुलिस अफसर को वहाँ पे भेजा जाता है कि आप जाकर इन्वेस्टिगेट करें। अब 1-2 दिन गुजर जाता है, लोगों का गुस्सा चल रहा है और पुलिस की मजबूरी ये है कि वो शबनम से ज़्यादा पूछताछ नहीं कर सकती क्योंकि हालात ऐसे थे, 7-7 लोग घर के मारे जा चुके थे, लेकिन पुलिस को अपना काम भी करना था। तो पुलिस कहती है कि चलो जब तक शबनम नॉर्मल हो अपनी तरफ से छानबीन शुरू करते हैं। पुलिस ने पूरे घर का मुआयना किया, छानबीन शुरू की। इसी दौरान पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही पुलिस की जो सोचने का तरीका था वो बदल जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये था कि जो 7 के 7 मरे थे उसमें एक जाहिर सी बात है 7 महीने का बच्चा क्या विरोध करेगा। बाकी किसी के किसी विरोध का सिम्टम, कोई निशानी नहीं मिली कि उन्होंने उनके साथ कोई हाथापाई हुई या उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की, कोई निशान नहीं मिला। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कि इन लोगों को किसी तरह का कोई पॉइजन दिया गया था। तब अगर कोई चोर डाकू घर में घुसता है कत्ल करने के लिए तो वो कत्ल करता है, वो अपने साथ जहर लेकर नहीं आएगा और फिर जहर लाएगा भी तो वो अपने हाथों से खिलाएगा नहीं, जहर धोखे से दिया जाता है। और अनजान मेहमान अगर घर में घुसता है तो वो जाहिर सी बात है क्यों खिलाएगा और क्यों पिलाएगा। तो पुलिस के सामने ये सवाल थे। दूसरा ये भी था कि फिर कुल्हाड़ी क्यों मारी। तो पुलिस का अब यहाँ से शक शुरू होता है। इसके बाद पुलिस फिर शबनम की शुरुआती जो कहानी थी बयान, उसके ऊपर पूरे नए सिरे से सोचना शुरू करती है। तो शबनम का ये था कि जो घर का मेन गेट था लोहे का, वो गेट बहुत मजबूत था और उस गेट को ना तोड़ा गया था, ना टूटा था और ना कोई खोल सकता था। और जब पड़ोसी जब आए और बाकी लोग आए जब ये हादसा हुआ था तब उन लोगों ने बयान दिया था कि गेट बंद था जब वो आए थे। तो शबनम ने यह कहा था कि जो भी घर में दाखिल हुआ था वो छत के रास्ते दाखिल हुआ था और छत के रास्ते वो नीचे आया और उसके बाद उसने ये काम किया। तो अब पुलिस की टीम पूरा रैकी करती है। जब वो पुलिस की टीम छानबीन करती है तो देखती है कि घर के जो पीछे में, ये पूरे घर की ही ज़मीन से छत की ऊंचाई करीब 14 फीट, करीब नहीं बल्कि पूरा 14 फीट थी। 14 फीट कोई यूं ही दीवार पे हाथ रख के नहीं चढ़ सकता, सीढ़ी से चढ़ सकता है। सीढ़ी का कोई निशान नहीं, सीढ़ी वहाँ पे कहीं देखी नहीं गई। दीवार पे ऐसा कोई निशान नहीं जिससे दीवार से चढ़ने की कोई निशानी मिले, कोई खरोंच, कोई इस तरह की चीज़ें जिसके सहारे आप दीवार पे चढ़ रहे हो, वो भी नहीं था। एक पाइप था सिर्फ जिससे पानी नीचे की तरफ आता है, बरसाती पानी, और वो जो छत पे जमा होता है। वो पाइप बेहद कमज़ोर, बेहद छोटा, बेहद पतला, उसके सहारे छत पे चढ़ना नामुमकिन। अगर उसके ऊपर एक आदमी 50 केजी का भी उस पाइप को पकड़ के लटक जाए तो पाइप ही नीचे आ जाए। और ये पुलिस ने ये सारी चीज़ें चेक की। दीवार पे भी कोई निशान नहीं मिला पुलिस को कहीं से। अब जो पड़ोसी थे उन्होंने बताया कि जीने का जो दरवाज़ा था वो भी बंद था जब वो लोग घर में आए। तो मेन गेट भी बंद, जीने का दरवाज़ा भी बंद। अब एक घर में अगर 7 मर्डर हो गया है तो इकलौती बची शबनम, तो वो जाहिर सी बात इतना होश नहीं होगा कि वो जाके जीने का दरवाज़ा बंद करके आएगी सीढ़ियों का, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें
अब पुलिस के मन में आने लगी कि ये कैसे, ये दरवाज़ा क्यों बंद हुआ, क्या क्यों नहीं हुआ। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने थी, तो ये दो चीज़ें ये बता रही थी कि घर के अंदर जो भी आया वो ज़बरदस्ती नहीं घुसा, फोर्सफुल एंट्री नहीं थी, और दूसरा किसी के साथ हाथापाई मारपीट नहीं हुई। जो भी मारा गया वो सब का सब एक तरह से धोखे में उनकी मौत हुई, और वो मौत की वजह जो है जहर है, बाद में कुल्हाड़ी से मारा गया। अब ये सारी चीज़ें थीं, तो शक एक ये भी था कि जब सारे लोग मारे गए, अगर सभी ने खाने में जहर मिलाया गया, पुलिस ने उन सारी चीज़ों को भी उठाया। चाय की प्यालियाँ भी थी, आखिरी में चाय पी, पानी के गिलास, उन सबको टेस्ट के लिए भेजा गया। तो ये कैसे मुमकिन है कि घर के 7 लोगों ने वही चीज़ें खाई पी और इकलौती शबनम है जिसने नहीं खाया और वही बच गई। तो एक शक यहाँ पे भी खड़ा हुआ। तो इसके बाद पुलिस ने फिर शबनम पे ज़ीरो इन करना शुरू किया, और सबसे पहला जो काम किया वो शबनम का मोबाइल के कॉल डिटेल खंगालने शुरू किए। तो पता चला कि 14 अप्रैल को जिस दिन ये वारदात हुई, उस दिन शबनम ने 55 कॉल सलीम को किए थे। जिस वक्त ये कत्ल हुआ उस वक्त से करीब 5 मिनट पहले, कत्ल हो जाने के करीब 5 से 10 मिनट बाद ये 2 लास्ट कॉल थे, और इससे पहले पूरे दिन में करीब 50-55 कॉल, और उस पूरे महीने में करीब 900 कॉल। तो अब पुलिस को डाउट होता है कि जब कत्ल हुआ, उससे पहले बात हो रही है, ठीक है, उसे जानकारी नहीं, लेकिन कत्ल के 5 मिनट के बाद, जो टाइम उसने खुद बताया था, उसके बाद भी वो सलीम को कॉल कर रही है, जबकि पुलिस को जो कॉल किया वो पड़ोसी ने किया, और पड़ोसी को उसने चीख के बुलाया था घर में। तो ऐसा क्यों? लिहाजा पुलिस, इधर चूंकि हमदर्दी बहुत थी, उधर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब लखनऊ में इधर ऐलान होने वाला था मायावती की 5 लाख रुपए हम शबनम को देंगे, इस परिवार में इकलौती जिंदा बची है, परिवार के ऊपर इतना पहाड़ टूटा है, तो सरकार 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। ये बात जैसे ही पुलिस तक पहुंचती है, तो जो इसके आईओ थे उस वक्त जो छानबीन कर रहे थे, वो कहते हैं कि मत कीजिए ऐसा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सच्चाई जानते थे। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों रोक रहे हो? तो उन्होंने कहा अच्छा, आप हमारे कहने पर सिर्फ 48 घंटे की मोहलत दे दीजिए, 48 घंटे के बाद आप चाहें तो 5 लाख रुपये लाकर शबनम को दे दीजिएगा। मायावती और उनका सचिवालय मान जाता, 48 घंटे की मोहलत दे दी जाती है पुलिस को। इसके बाद पुलिस इस कॉल डिटेल को खंगालने के बाद जब 55 कॉल देखती है, सीधे सीधे सलीम के पास पहुंचती है, सलीम को उठाती है। सलीम को उठाने के बाद जब पुलिसिया अपना अंदाज में उससे पूछताछ करती है, थोड़ी देर के बाद सलीम खुल जाता है और फिर पूरी कहानी सुना देता है। कहानी ये थी कि इन दोनों के रिश्ते से शबनम के घर वाले नाखुश थे, और इसी नाखुशी की वजह से उन दोनों को मालूम था कि कभी शादी होगी नहीं। इस दौरान में एक चीज़ मैं सलीम पर आऊँ, उससे पहले एक और भी। जब ये हादसा हुआ उसके बाद अगले 2-3 दिनों में शबनम की तबीयत ख़राब होने लगी, दिन भर रोना, और ये, और चूँकि पूरा फैमिली, कोई बचा ही नहीं घर में। तो इस दौरान में पुलिस और रिश्तेदारों ने डॉक्टरों को भी बुलाया, पड़ोसियों ने भी, डॉक्टरों से इलाज हुआ, उससे कुछ टेस्ट हुए, और इसी टेस्ट के दौरान पुलिस को एक रिपोर्ट मिलती है जिससे पता चलता है कि शबनम प्रेग्नेंट है, और उसके गर्भ में 7 महीने का बच्चा है। अब शबनम की शादी हुई नहीं थी। एक ये लाइन, दूसरा फिर सलीम के बारे में पड़ोसियों से बाकी किस्से, मोबाइल कॉल डिटेल ने भेद खोल ही दिया था। तो फिर सलीम को उठाकर पूछताछ करती है, और सलीम जो है वो कहानी सुनाता है। इस पूरे मामले में जब जो इंस्पेक्टर थे उस वक्त, वो आरपी गुप्ता थे, जो पूरे मामले की जांच कर रहे थे। अब उनके सिर्फ एक साथ ये दिक्कत थी कि सलीम से जब पूछताछ हो रही तो कह रहा है कि दोनों की शादी के ख़िलाफ़ थे और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए शबनम ने और हमने मिलकर ये फ़ैसला किया। मैं जहर लेकर आया, शबनम ने दरवाज़ा खोला, सबको रात के खाने के बाद चाय दी गई, और उस चाय में जहर मिलाया गया, सब ने चाय पी, उनकी मौत हो गई। 7 साल का जो बच्चा, 7 महीने का जो बच्चा था, वो जाहिर सी बात है चाय नहीं पीता, उसका गला घोंट के और फिर उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया गया, और उस 7 महीने के बच्चे को, और फिर बाद में सब कुल्हाड़ी से मारा गया, और फिर
इस काम को अंजाम देने के बाद लगातार शबनम सब साथ में थी, शबनम देख रही थी अपने ही घर वालों को मरते हुए। और जब यकीन हो गया कि ये सब मर चुके हैं, फिर उसने दरवाज़ा खोला, सलीम को घर से बाहर भेजा, दरवाज़ा बंद किया, वापस आई। और वापस आने के बाद फिर वो अचानक चीखती है ज़ोर से, पड़ोसी तक आवाज़ जाती है, पड़ोसी घर में आते हैं और पड़ोसी के ज़रिए ये खबर फिर पुलिस तक और दुनिया तक पहुंचती है। अब पुलिस के लिए प्रॉब्लम ये थी कि एक तरफ लोगों का दबाव, गुस्सा पूरे गांव का कि इतना बड़ा क्राइम हो गया, पुलिस कुछ नहीं की, शबनम के साथ हमदर्दी, और पुलिस उससे ज़बरदस्त पूछताछ नहीं कर सकती, बिना सबूत के हाथ नहीं डाल सकती, मामला और उल्टा हो जाता, कुछ भी हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ थी, लेकिन ये फिर जो सारी जांच हुई और पुलिस को जो असल में जो इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता जी जिन्होंने इसकी तफ्तीश की थी, उन्होंने कहा कि सच बताऊं तो जो मुझे पहला क्लू मिला था इस घर की इस घर में जो कत्ल हुआ है, उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये नहीं कहता उस वक्त की शबनम कातिल है, लेकिन ये अंदाज़ा हो गया था कि जो भी कत्ल हुआ बाहरी कोई इसमें शामिल नहीं है कोई ना कोई घर का। और उस शक की वजह उन्होंने सिर्फ दीवार को बताया था कि इस घर में एंट्री की कोई गुंजाइश नहीं थी, दरवाज़ा बंद था, सीढ़ी का दरवाज़ा बंद था, मेन गेट बंद था, लोहे का गेट मजबूत था और दीवार पे एक भी खरोंच के निशान नहीं थे, जिससे ये अंदाज़ा हो कि दीवार चढ़कर कोई घर में दाखिल हुआ है। तो ये एक गूंगी बहरी दीवार ने एक तरह से पहली गवाही दी इस कत्ल को लेकर, जिसके बाद वो सिरा पकड़कर आगे बढ़े और मामले की तफ्तीश की। तो सलीम के बयान के बाद फिर और कोई रास्ता बचा नहीं था, पुलिस शबनम के पास पहुंचती है, शबनम सलीम का आमना सामना कराया जाता है, शबनम को पता चल जाता है कि सलीम ने सब कुछ बता दिया, लिहाजा अब शबनम के पास भी कोई रास्ता नहीं था, वो भी अपना जुर्म कबूल करती है और कहती है कि हाँ, चूँकि हम प्यार करते थे और मेरे घर वाले इस प्यार के राह में रोड़े थे, इसीलिए सबको एक एक करके मार डाला। और तब वो 7 महीने की प्रेग्नेंट भी थी और शायद उसे ये भी था कि घर वालों को ये पता चल जाएगा तो इसके बाद क्या क्या होगा, तो उससे अच्छा है कि उनको रास्ते से हटा दो। सारे सबूत थे। इसके बाद ये मामला कोर्ट में गया। बड़े कम ऐसे केस होते हैं हिंदुस्तान में जिसमें आमतौर पे जो जज हैं कोर्ट पे, वो जांच एजेंसी, पुलिस, इन लोगों की फटकार ही लगाते हैं। ये उन केसेस में है जिसमें बाकायदा अदालत ने जांच करने वाली पुलिस टीम की तारीफ़ की थी और ख़ास तौर पर ये जो आरपी गुप्ता थे इंस्पेक्टर जिन्होंने पूरे मामले की तफ्तीश की थी, जज ने नाम लेकर उनकी तारीफ़ की थी कि आपने बहुत अच्छी जांच की और बहुत कम वक्त में आपने इस केस को खोल दिया। इसके बाद लोअर कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और उस फैसले के तहत शबनम और सलीम दोनों को फांसी की सज़ा देती है। इस फैसले के ख़िलाफ़ दोनों हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। इस दौरान जेल में ही थी शबनम जब वो एक बेटे को जन्म देती है जो उस वक्त हादसे के वक्त 7 महीने का गर्भ में था और जेल कानून के हिसाब से चूँकि वो बच्चा पैदा होता है तो वो जेल में ही शबनम के साथ रहता है 7 साल तक। 7 साल के बाद ये होता है कि आप बच्चे को कहीं वहाँ से माँ से अलग कर दिया जाता है और अगर कोई और है तो वो ले जा सकता है परवरिश करने के लिए। तो 7 साल तक ये बच्चा बिना किसी कसूर के अपनी माँ के साथ जेल में रहता है, जेल में बड़ा होता है। हाई कोर्ट का फिर फैसला आता है। हाई कोर्ट भी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है और फांसी की सज़ा को ही का ही हुक्म सुनाती है। इसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इधर शबनम जो है वो मुरादाबाद जेल में बंद, सलीम जो है वो आगरा के जेल में बंद, कानूनी लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी फिर इनकी सज़ा जो है वो कम करने से मना कर देती है अदालत, क्योंकि इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानती है और इन दोनों की फांसी की सज़ा को बरकरार रखती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बाकायदा मई 2015 में इनके अर्जी को कैंसिल करने के बाद सीधे डेथ वारंट निकाल देती है। डेथ वारंट का मतलब ये होता है कि अब आपको फांसी होगी। डेथ वारंट पहुंचता है एक मुरादाबाद जेल में और एक आगरा जेल में। डेथ वारंट जब मिला तो ये था कि अब तो फांसी देनी है और लगभग ये फांसी हो जाती। बस उस डेथ वारंट में एक कमी रह गई थी कि फांसी का टाइम और फांसी का डेट, तारीख क्या होगी और कहाँ होगी, ये क्लियर नहीं था। तो ये एक लीगल वो है। तो जो जेलर और बाकी लोग हैं उन्होंने कहा कि इसके बारे में पूछा जाए। इसी बीच में जब ये डेथ वारंट आया
और फांसी की सज़ा जब ये बरकरार रही तो फिर दोनों ने यूपी के गवर्नर और सीधे उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब प्रणब मुखर्जी थे, उनके पास रहम की भीख के लिए अर्जी दाखिल की। वहाँ से अर्जी भी खारिज हो गई। तो जो अदालत, तीनों अदालत ने फांसी की सज़ा बरकरार रखी। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी इनको मर्सी देने से, इनके साथ रहम करने से मना कर दिया और कहा कि नहीं, इनकी सज़ा सिर्फ मौत है। अब उसके बाद ये हुआ कि कभी भी फांसी हो सकती है। लेकिन फिर 15 में ही इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कि उनके साथ जो फांसी की सज़ा दी है उसको ध्यान दें। और उस रिव्यू पिटीशन में ग्राउंड ये बनाया गया कि चूँकि मेरा एक बच्चा है जिसकी उम्र अब 10 से 11 साल हो गई है, वो बच्चा मेरे बिना अनाथ हो जाएगा और उसे माँ की ज़रूरत है, तो ह्यूमन ग्राउंड पे मेरी फांसी की सज़ा को आप उम्र कैद में बदल दें। वो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गया है और जो मेरे पास खबर है वो यही है कि शायद या तो इसी मंथ, अगले कुछ दिनों में इस रिव्यू पिटीशन पे फैसला आने वाला है, और अगर इस मंथ नहीं आया तो फरवरी में बिल्कुल आ जाएगा। और यह आखिरी होप है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी इसको रिजेक्ट कर चुके हैं, मर्सी पिटीशन। तो अब कुल मिलाकर ये है कि या तो इस महीने या अगले महीने ये फैसला हो जाएगा। और जो अभी तक की सारी चीज़ें हैं उसमें यह है कि शायद रहम ना हो और शायद सज़ा कम ना हो। अगर ऐसा होता है तो शबनम हिंदुस्तान की पहली लेडी होगी, पहली फीमेल होगी, पहली महिला होगी जो फांसी के तख्ते तक जाएगी। इससे पहले हिंदुस्तान में आज तक किसी महिला को फांसी नहीं दी गई। तो ये तो पूरी कहानी इसकी है। दूसरा इसमें एक और भी है कि शबनम जब कॉलेज में थी तब एक दोस्त था उसका, सैफ़ी, उसने उसकी मदद की थी, उसके फ़ीस भी जमा किए थे और वो उसे बहन की तरह मानता था। और वो ये कहता है उसकी, मुझे नहीं मालूम कि शबनम ने ये सब क्यों किया, कैसे किया, लेकिन जिस शबनम को मैं जानता था वो बहुत अच्छी थी, बहुत हमदर्द थी और उसने मेरी मदद की। तो उसकी शादी होगी। उन दोनों मियाँ बीवी ने यह फ़ैसला किया कि शबनम के इस बेटे की परवरिश हम करेंगे, हम इसे गोद लेंगे। और वो सिर्फ इसलिए कि जो शबनम ने उसके ऊपर एहसान किया था, उसकी पढ़ाई लिखाई में मदद की थी, वो उसका कर्ज उतारना चाहता है। तो पहले शबनम देने से मना कर रही थी, लेकिन चूंकि फांसी की सज़ा हो गई तो और कोई रास्ता नहीं था। तो फिर शबनम ने आखिर में उसे बुलाया और अपने बेटे को उसके हवाले कर दिया। कहते हैं कि इन 2-3 बातें जो की शर्तों के साथ कि एक, इसका नाम बदल देना, और दूसरा ये कि उसको कभी मेरे गांव मत ले जाना, वरना पता नहीं लोग उसके साथ कैसा सलूक करेंगे। तो फ़िलहाल शबनम और का जो बेटा है वो उसके एक दोस्त और उसकी वाइफ अपने बच्चे जैसी परवरिश कर रहे हैं। और उन्होंने अभी तक बताया नहीं है कि उसकी माँ कौन है, उसकी कहानी क्या है, और उनका ये भी कहना है कि शायद वो उसे कभी बताएंगे भी नहीं। तो ये है पूरी